हेलो दोस्तों, मैं मनीषा ओझा अपने ओझा एकेडमी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज हम मुर्दहिया के 5वां भाग लेकर आए हैं और उसमें हम मुर्दहिया को पूरा डिटेल में पढ़ रहे हैं। इम्पोर्टेंट है, उसे नोट कर रहे हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरी बुढ़िया दादी के पास उक्त बिस्टोरिया वाले 37 सिक्के न जाने कितने वर्षों से पड़े हुए थे। दादी सिर्फ मुझे इनका रहस्य बताती थी। वह मेरे कान में धीरे धीरे अनेक बार कहती कि इन बिस्टोरिया को वही भूत द्वारा मारे गए दादाजी की एक एक करके छिपाने के लिए दिया करते थे। दादी यह भी बताती थी कि यह सब रंगरेजों अर्थात अंग्रेजों के ज़माने की बात है। इन 37 बिस्टोरियों को दादी घड़े की आकृति वाली मिट्टी से बनी छोटे से पात्र में, जिसे भरकी कहा जाता था, में रखी थी। तो लेखक की दादी के पास कितनी बिस्टोरियाँ थी अर्थात विक्टोरिया वाले चिन्ह जो थे वो सिक्के थे। तो वो 37 सिक्के थे और उसने किस में रखा था? तो एक भरकी जो कि एक घड़े के प्रकार के होते उसमें रखे थी। इस भरकी को वह बहुत दिनों तक घर के कोने में गड्ढा खोदकर छिपाए थी। मैं जब तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था यानी सन 1957 में, तो दादी एक बार बीमार पड़ी। उसे बड़ा तेज बुखार था जिसे वह जरहंस की बीमारी कहती थी। वह एक खुरपी लेकर जमीन खोदने लगी और मुझे दरवाजे पर खड़ा करके बाहर से किसी के आने के बारे में तुरंत बताने को कहा, ताकि खुदाई को कोई और ना देख ले। अनंत गोतवा बिस्टीरियों से भरी वह छोटी सी भरकी मिल ही गई। उसने चुपके से मुझे गिनने के लिए कहा। उसने फटे पुराने कपड़ों से हाथ से सिलकर बनाए गए बिस्तर, जिसे लेवा कहा जाता था, पर उन बिस्टोरियों को एक एक करके एक जगह रख दिया तथा वह मुझे एक एक करके देती और मैं गिनता रहा। वह तुरंत अगली संख्या आने से पहले हर सिक्के को मेरे हाथ से लेकर उस भरकी में इतना धीरे से रखती ताकि उसके खनक की आवाज़ ना आने पाए। इस प्रक्रिया से 37 की गिनती पूरी हुई। दादी 37 की संख्या को समझने में पूर्ण रूपेण असमर्थ थी। उसे बड़ी देर तक कुछ भी समझ नहीं आया। वह बिल्कुल हैरान थी। दादी गिनती के नाम पर 1 से 10 तक अच्छी तरह जानती थी। इसके बाद वह सीधे 20, 30, 40, 50 और 100 को समझ पाती थी, जिन्हें गिनने का उसका तरीका बड़ा रोचक था। वह 10 को 2, 5, 20 को 2, 10, 40 को 2, 20, 50 को 2, 20 और 1, 10 तथा 100 को 2, 50 कहती थी। किंतु 37 उसकी समझ के बिल्कुल बाहर थी। बड़ी मुश्किल से जब मैंने यह बताया कि 2 20 में 3 कम है, तो जाकर दादी को 37 की गुत्थी समझ में आई। वह उस भुरकी को एक पुराने चिथड़े में बांधकर उसी अपने लेवा के नीचे सिर के पास रखकर हमेशा सोती थी। वह मुझसे लगभग रोज ही कहती रहती थी कि पहले वह भरकी मुझे दे देगी, इसलिए उसने मुझको चमरिया माई को कसम खिलाकर कहा था कि किसी को बताना नहीं। वह प्रतिदिन एक बार अवश्य ही उन बिस्टोरियों को मुझे फिर से उसी पुराने प्रक्रिया द्वारा गिनने को देती और अंत में कहती, 2 20 में 3 कम हो ना? मेरे हाँ कहने पर उसे अत्यंत तृप्ति महसूस होती थी और फिर एक बार बोल पड़ती, किसी को बताना नहीं। दादी के इस अटूट प्यार और विश्वास ने मुझे बेहद भावुक बना दिया था कि वह जब भी बीमार पड़ती मैं चिंताग्रस्त हो जाता। वह हरदम गांव की देवी चमरिया माई को धार पुजौरियाँ की मनौती मनाती और घी से अगियारी करती और मैं वहाँ बैठकर अक्सर मन ही मन बनाता रहता कि हे चमरिया माई, मैं भले ही मर जाऊं किंतु दादी ना मरे। दादी की संभावित मृत्यु की कल्पना मात्र से ही मैं एकदम उदास हो जाता और मेरे समय उसका घुंटू मुंटू मुझे बहुत याद आता। घुंटू मुंटू छोटे बच्चों को बहलाने का एक खेल होता है, जिसके तहत दादी लेटकर अपने 2 घुटनों को मोड़कर मुझे बैठा लेती और
झूले की तरह आग पीछे झुलाते हुए एक छोटी सी काव्यमय कहानी गाती जाती। वह कहानी इस प्रकार थी। राजा रानी आवेली, पोखरा खुनवावेली, पोखरा के तीरे तीरे इमली लगावेली, इमली के गोडरा में 32 अंडा, रामचंद्र फटकारे डंडा, डंडा गयल रेत में, मछली के पेट में, कौवा कहे काव काव, बिलार कहे झपटो, आ लंगड़ी के टांग धके रहरी में पटको, रहरी में पटको। ये जो काव्य पंक्ति है ना, इसे आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये पूछ सकता है कि मुर्दहिया में कौन सी काव्य पंक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसे इनमें बहुत से इस प्रकार की पंक्तियां हैं, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। 3 पंक्ति दे देगा और एक आवटी दे देगा अदर वाला, जिसे हमें अदर वाला चूज करना होगा। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। यह कहानी खत्म होते ही दादी जोर जोर से लल्ला पल्ला कहते हुए पैरों पर बैठाए मुझे ऊपर हवा में उछाल देती। इस घुट्टू मुट्टू के कथा खेल से छोटे बच्चों को बहुत मनोरंजन होता था। इसी तरह रोते हुए छीटे बच्चों को चुप कराने के लिए एक अन्य अति लघु कथा गाई जाती थी, जो इस प्रकार थी। कंडा कंडा कौवा, नेपाल के बेटौआ, नेपाल गैले दिल्ली, उठा के ले ले पिल्ली, खिलावा हो कौआ। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे कि स्कंदगुप्त की गीतों के बारे में बोला जाता है कि कौन सी गीत देवसेना के द्वारा गाई गई नहीं है, तो वैसे भी यहाँ भी पूछ सकता है कि उक्त दी गई पंक्तियों में कौन सा मुर्दहिया की काव्य गीत नहीं है। तो आप इसे भी नोट कर लीजिएगा। कड़ा कड़ा कौवा, नेपाल के बेटौआ, नेपाल गैले दिल्ली, उठा के ले पिल्ली, खिलावा हो कौवा। दादी इसे भी मुझे सुनाया करती थी। उसने ऐसे ही एक और खेल मुझे सिखाया था, जिसे अक्का बक्का कहते हैं। इस खेल में 2 या 2 से ज़्यादा बच्चे गोलाकार रूप में बैठते और अपने दोनों हाथों की सभी उंगलियों को नीचे की तरफ खड़ा करके ज़मीन पर रख देते। कोई एक बच्चा अपनी मुट्ठी बांधकर सिर्फ तर्जनी उंगली को अन्य बच्चों की हथेली के उल्टे भाग पर लघु कथा के हर शब्द गाने के बाद छूता जाता, और जिसके ऊपर कथा का अंतिम शब्द समाप्त होता, उसी क्रम में वही कथा दोहरानी पड़ती थी। यह कथा इस प्रकार के अक्का बक्का, 3 तड़ुक्का, लौवा लाठी, चन्ना काटी, चन्ना नके काबा, मकई के लावा, आवा हो बिलार हमरे घरवा में आवा, घरवा में आवा। पॉइंट नोट तीसरा है यहाँ पर। इन खेलों के अलावा दादी की एक आदत मुझे बहुत गहराई से याद आती है। वह आदत थी अमरूद और मिठाई जैसी चीज़ें जब भी घर में आती, दादी उनके कुछ हिस्से को ताखा में छिपा देती और बाद में मुझे खिलाती। इसी तरह जाड़े के दिनों में कौड़ा तापते हुए वह आलू तथा ताज़ा मटर की छिम्मी भुना करती थी तथा अन्य बड़े बच्चों से छिपाकर सिर्फ मुझे ही खाने को देती थी। इधर धीरे धीरे दादी तेज बुखार के कारण मरणासन हो गई। घर में लोग विचार करने लगे कि कफन आदि की तैयारी करनी चाहिए। इसी बीच गांव में एक हिंगुहारा आया, यानी हींग बेचने वाला। उस हिंगहारे की विशेषता यह थी कि वह दूर दूर फैले अनगिनत गांवों में साल भर में सिर्फ एक बार जाता था और आवश्यकता अनुसार किसी को भी हींग देकर उसका नाम पता अत्यंत पुरानी वही में लिख लेता। फिर बिना शुल्क लिए वह वापस लौट जाता। इसके साल भर बाद उसी महीने में किसी दिन उस गांव में पूना वापस आता और अपने पुराने ग्राहकों के घर सामने खड़ा होकर गाते हुए पैसा मांगता। पैसा मांगने का यह तरीका बड़ा आकर्षक होता था। मान लीजिए कि वह जंगलू नामक ग्राहक को साल भर पहले हींग देकर गया था, तो उसके घर के सामने इस तरह गाता, हे जंगलू के माई, काम धाम बंद करा, हींग के पैसा खर करा।
यही शैली वह हर किसी के घर के सामने दोहराता। संयोगवश इसी शैली में गाते हुए वह हमारे घर के सामने पहुंचा। उस हिंगवारे की आवाज़ दादी के कानों में पड़ी। दादी धीमी आवाज़ में घर वालों को उसका पैसा देने के लिए कहकर चुप हो गई। बीच वाले मुन्नर चाचा घर के मालिक थे। उन्होंने उसे पैसा दिया। उस हिंगुहारे ने उत्सुकता वश दादी के बारे में पूछा कि वह कहाँ है, क्योंकि हर बार वही पैसा देती थी। जब उसे पता चला कि दादी बीमार हैं, वह उसे देखने गया। उस हिंगुहारे ने मुन्नर चाचा से कहा, दादी को तुरंत अस्पताल में ले जाया जाए, अन्यथा मर जाएंगी। उस समय हमारे गांव में करीब 7 किलोमीटर दूर बहरल गंज नामक छोटे से बाजार के पास एक 2 कमरे वाला छोटा सा अस्पताल था। अब पॉइंट टू नोट, मुर्दहिया में बहरलगंज नामक बाजार नोट कर लीजिए। पूछ सकता है कि मुर्दहिया में कौन से बाजार या गांव का जिक्र नहीं किया गया है, तो बहरलगंज उसमें है नामक छोटे से बाजार के पास एक 2 कमरे वाला छोटा सा अस्पताल था, जिसमें मात्र एक आधुनिक डॉक्टर होता था। यह डॉक्टर उस पूरे क्षेत्र में अंग्रेजी डॉक्टर के रूप में प्रसिद्ध था। यह पहला अवसर था जब हमारे घर वाले अंधविश्वास से ऊपर उठकर उस हिंगवारे की सलाह मान लिए और दादी अस्पताल पहुंच गई। एक ढीली चारपाई, जिसे झिलंगा कहते थे, के दोनों हिस्सों में मोटी डोर बांधकर उसे एक मोटे बांस की काड़ी में लपेटकर डोली की तरह बना लिया गया, जिस पर दादी को लिटाकर आगे पीछे 2 आदमी पालकी की तरह ढोते हुए अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने दादी को मोटी सुई लगाकर पीने के लिए शीशे के बड़े घड़े से निकालकर एक बड़ी शीशी में लाल घोल दिया तथा साथ में कुछ खुली हुई सफ़ेद टिकिया। दादी को उसी छिलंगे पर तुरंत घर वापस लाया गया। वह 3-4 दिन बाद ठीक होने लगी। उस समय में बहुत प्रसन्न हुआ था। दादी मरने से बच गई और बिस्टौरियों से भरी उस भड़की को उसने कुछ दिन बाद पुनः जमीन में गाड़ दिया। भड़की को गाड़ना शायद दादी के लिए नए सिरे से जीने का एक पुनरुद्देश था। वह हिंगवारा गांव की याद आने पर आज भी मुझे बहुत याद आता है। उसका नाम और पता कभी किसी को मालूम नहीं था। वह पूछने पर किसी को बताता भी नहीं था। वह धोती कुर्ता पहनता था और सिर पर गांधी टोपी लगाता था। थोड़ा टेढ़ा करके उसकी बड़ी तोंद भी थी, इसलिए टोपी खूब जमती थी। वह देखने में पुराने कांग्रेसी नेता सीताराम केसरी के बड़े भाई जैसे लगता था। गांव के बच्चे पूरे साल शाम के समय किसी के घर सामने उसे हिंगवारे के गाने वाले लहजे में हींग के पैसा खर करा गाकर भागते हुए अपना खूब मनोरंजन करते थे। साल में जब भी एक बार वह गांव में आता, दर्जनों बच्चे उसके साथ होकर घर घर जाते और उसे हींग के पैसा खरखरा गाते सुनकर अति प्रसन्न होते थे। वह हाथ में सिली हुई छोटी भोरीनुमा टंगने वाली ढोकरी कंधे पर लटकाए रहता। उसी में वह हींग तथा कुछ पुड़िया बांधने वाले कागज रखता था। वसूले गए पैसे को भी वह उसी ढोकरी में रखता था। उसकी यह जादुई ढोकरी ठीक वैसी ही होती थी जैसे कि सारंगी बजाकर भजन गाते गांव गांव भीख मांगने वाले गेरुआधारी जोगियों की। तो जोगी का बजाते हैं तो सारंगी बजाते हैं। पॉइंट टू नोट, ऐसा ही एक जोगी हमारे गांव में साल भर में सिर्फ एक बार आता था। वह भीख लेने से पहले बड़ी सुरीली आवाज़ में गाता और सारंगी बजाते हुए पूरे गांव की चारों तरफ से फेरी लेता, फिर बारी बारी से भीख स्वीकार करता। वह जोगी भी उसी हिंगवारे की तरह बहुत लोकप्रिय था। एक जोगी हमारे गांव में भी रहते थे। जाति से वे नोनिया थे। वे गेरुआधारी नहीं थे, न ही भीख मांगते थे। उन्हें लोग राशन आदि पहुंचा देते थे। वे एक सफ़ेद धोती या लुंगी कमर में लपेटकर दोनों खूंटों को आर पार करके गर्दन के ऊपर बांध लेते थे। इसके अलावा वे कुछ और नहीं पहनते थे। उनकी लंबी लंबी दाढ़ी और सीट पर बड़े बड़े बाल थे। हाथ में वे हमेशा पानी से भरी एक तुमड़ी रखते थे। तुमड़ी सूखी लौकी की जगनुमा टंगने वाली बनी होती थी, जिसे साधुओं का पात्र कहा जाता था। हमारे गांव के बाहर उत्तर दिशा के घने जंगल में झोंपड़ी बनाकर रहते थे।
उनके हाथ में एक लोहे का बड़ा चिमटा भी होता था। वे किसी देवता के पुजारी थे, यह किसी को मालूम नहीं था। घने जंगल के सुनसान में अकेले रहते थे। उनको फक्कड़ों जैसा अत्यंत निर्भीक जीवन था। उन्हें लोग सिर्फ जोगी बाबा के रूप में जानते थे, किंतु उनका असली नाम रामरजित था। गांव के लोग अंदाज़ा लगाकर कहते कि जोगी बाबा भूत पूजन थे। वे हमारी दलित बस्ती में हफ्ते में सिर्फ एक बार आते थे और किसी पेड़ के नीचे खड़े हो जाते। उनकी सबसे बड़ी एक अति रोचक विशेषता यह थी कि उनके सामने जिस किसी की व्यक्ति के मुंह से जो भी पहला शब्द निकला, वे उसी शब्द से 3 अस्तर वाली कविता तत्काल बनाकर एक विचित्र स्वर शैली में गाने लगते। जैसे किसी के मुंह से निकल गया जोगी बाबा, वे तुरंत गाने लगते थे, जैसन कहत बाड़ा जोगी बैसन बहत बौड़े रोगी, बड़ ससतिया सहबा राम, बड़ ससतिया सहबा राम। इसी तरह किसी मुंह से निकल पड़ा कि आंधी आ रही है। जोगी बाबा गाते हैं, जैसन कहत बाड़ा आंधी, बैसन मारल गैले गांधी, बड़ सस्तिया सहबा राम, बड़ सस्तिया सहबा राम। किसी के मुंह से दवा शब्द निकला तो जोगी बाबा गाते, जैसन कहत बाड़ा दावा, वैसन चलत बाड़ी हवा, बड़ सस्तिया सहबा राम, बड़ सस्तिया सहबा राम। इस तरह वे हाजिर जवाबी काव्य के एक अति कुशल कवि थे तथा हजारों शब्दों को इस प्रकार। अब देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट है ना, ये गाना जो है जोगी बाबा के द्वारा जो गाया जाता है, वो भी एक आप लोग नोट कर लीजिएगा, बस याद करने के लिए, मतलब वो ध्यान में रखने के लिए। शब्दों को इस विधा में तत्काल पलटने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। जोगी बाबा कभी गद्य में बात नहीं करते थे। शायद उनके जैसा सारी दुनिया में ना कोई होगा, ना कोई हुआ है और ना होगा। इस जोगी बाबा की तरह एक अन्य शैली वाला पैकेट उसी अस्पताल वाले बरहलगंज बाजार में रहता था। उसका नाम था बकिया डोम। बकिया डोम का नाम नोट कर लीजिएगा। बकिया डोम का परिवार पेशे से बांस के फट्टे चीर कर टोकरी, चंगेरी, डाल, मौनी, कुरई, छिट्टा, दौरी आदि बनाकर बाजार में बेचता था। उसके घर में सुअर भी पाले जाते थे। बंकिया डोम सिंघा नामक वाद्य बजाने में अद्वितीय था। अब बंकिया डोम क्या बजाता था? सिंगा बजाता था। सिंगा को ही संस्कृत साहित्य में तुर्यनाद कहते हैं। सिंगा जो है ना, उसमें कोष्ठ में लिख लीजिएगा तुर्यनाद। बंकिया डोम स्वयं काले लोहे के पतले पत्थर को 3 भागों में अलग अलग गोल गोल मोड़कर सिंगा बनाता था। फिर तीनों को 3 टेढ़े मेढ़े हिस्सों में जोड़कर अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर वाली आकृति खड़ी कर देता था। उसका यह हिस्सा सिंघा करीब 4 फीट ऊंचाई वाला होता था, जिसमें रस्सी बांधकर वह बंदूक की तरह कंधे में लटकाकर चलता था। फरमाइश करने पर वह किसी जगह पर मुंह से फूंक कर बजाने लगता। रात के सन्नाटे में उसकी सिंघा की आवाज़ किसी गांव के आसपास के कई गांवों तक सुनाई देती थी। वह उस क्षेत्र के सैकड़ों गांवों में मशहूर था तथा देखने में बिल्कुल करिया भुजंग लगता था। उसके कंधों पर टंगा हुआ सिंघा आधा बैठे आधा खड़े फड़ फैलाए सांप की तरह लगता था। वह उस क्षेत्र में तमाम गांवों के सभी प्रमुख लोगों को जानता था। जब भी किसी गांव में किसी व्यक्ति के यहाँ विवाह या मृतभोज जैसे अवसर आते, बंकिया डोम बिना किसी निमंत्रण के वहाँ अपना सिंघा बजाता पहुँच जाता। उस समय ऐसा लगता कि मानो वह युद्ध की तैयारी के लिए रणभेरी बाजा बजा रहा हो। हकीकत भी यही थी। वह भोजन के लिए युद्ध ही करता था। वह बैठकर खाता कम था, झोले में भरता ज़्यादा था। इसलिए कई बार घरैता जिसके घर समारोह होता था उससे लड़ जाते। यदि किसी ने उसे झोला भरने से मना कर दिया, वह तुरंत वहाँ से चल देता और अत्यंत तेज गति से फूंक मारकर सिंघा बजा बजा कर रात के सन्नाटे में एक गांव से दूसरे गांव में जाता और घरैता का नाम लेकर चिल्ला लोगों से कहता कि उस गांव का वह आदमी अत्यंत कंजूस, टूकरखोर,
चोर, भुक्खड़, मक्खी चूस, भीख मंगा, सरहंग, वेदिल आदि आदि ना जाने क्या क्या कहता था। बंकिया डोम के सिंघा का संगीतीय ध्वनि के साथ उक्त विशेषणों द्वारा चरित्र चित्रण का विद्रोही तरीका किसी को भी रातों रात घृणा का पात्र बना देता था। लोग उसके विद्रोह के इस तरीके से बहुत घबराते थे। उसके उल्टे यदि कोई उसे अच्छी तरह खिला दे और झोला भी भरने दे तो बंकिया डोम ठीक उसी शैली में सिंघा बजाते एक गांव से दूसरे गांव में जाता और उस अच्छे घरैता का नाम लेकर चिल्लाता कि अमुक गांव के अमुक व्यक्ति ने खूब खिलाया। वह व्यक्ति बड़ा धनवान, दिलेर, दयालु, भलमानुष, राजा हरिश्चंद्र जैसा आदि आदि। इस तरह वह रात भर के अंदर अनेक गांवों का चक्कर लगा आता था। उसकी सिंघा की योधनमादी ध्वनि अक्सर सोए हुए लोगों को जगा देती थी। लोग अविलंब समझ जाते थे कि बंकिया डोम को या तो किसी ने भूखा रखा है या किसी ने खूब खिलाया है। वह हमारे गांव भी अक्सर आया करता था, कभी खाने और कभी तारीफ करने या फिर किसी की धज्जियां उड़ाने। जैसे बांकिया डोम जैसे तुरमची कहीं और नहीं देखा। उस हिंगवारा की तरह कई अन्य भी वैसे हमारे गांव में आते थे, जैसे पटहारा। अब यहाँ पर नोट करने वाली है कि लेखक के गांव में कौन कौन आया। तो एक तो हिंगवारा हो गया, दूसरा जोगी, तीसरा पटवारा हो गया। ऐसे ही जितने भी आएंगे सब हम नोट कर लेंगे। शीशा बेचने वाला, कंघी, सुई, डोरा, टिकली तथा मीसी बेचने आता था। चूड़िहारा जो चूड़ियाँ बेचता था तथा कपड़हारा जो कपड़े बेचने आता था। ये सभी कुछ न कुछ अजीब स्वरों में गाते हुए ही घर घूमनी करते हुए अपना सामान बेचते थे। सभी का अपना अपना एक व्यापारिक संगीत था। यहाँ तक कि कभी कभी जादूगर था आता, वह भी अपना डमरू बजाते हुए संगीतमय वार्ताओं के जादू के करतब दिखाता। अपने बंदर बंदरियों के साथ मदारी वाला भी वैसा ही करता। और जब कभी बाइस्कोप वाला आता वह गा गा कर सारी दुनिया को दिखा देता था। और जब बाइस्कोप की अंतिम स्लाइड हावड़ा पुल दिखाता तो जोर जोर से गाने लगता, मारे मारे गुंडन से नजरिया गोरिया हावड़ा पुलवा पर ठड़ी। तो गांव के बच्चे झूम उठते। पॉइंट टू नोट, इवन जो छोटी सी गान है उसे नोट कर लीजिएगा कि मारे गुड़न से नजरिया गुरिया हावड़ा पुलवा पे ठड़ी। तो गांव के बच्चे झूम उठते। एक खास बात यह थी कि सिर्फ कपड़हारा को छोड़कर पैसे के बदले अनाज देकर अन्य फेरी वालों से सामान खरीद लिया जाता था तथा जादू तमाशा या बाइस्कोप देख लिया जाता था। हमारी दलित बस्ती में बहुत गरीबी थी, पैसा देकर वह खरीदना बड़ा मुश्किल पैदा कर देता था, इसलिए सब कुछ अनाज देकर ही लिया जाता था। घर में ढिबरी जलाने के लिए मिट्टी के तेल से लेकर मिर्च मसाला तक अनाज देकर ही खरीदा जाता था। परिणाम स्वरूप अधिकतर दलितों के घर खाद्यान्नों की चक्रीय कमी हमेशा प्रस्तुत होती रहती थी। खास करके बरसात के दिनों में भूखमरी की स्थिति पैदा हो जाती थी। शुरू शुरू में जब तेज बारिश में कट चुकी फसलों वाले खेतों में पानी भर जाता तो उसके अंदर बिल बनाकर रहने वाले हजारों चूहे डूबते हुए पानी की सतह पर ऊपर आ जाते। गांव के बच्चे तरकुल या खजूर के पत्तों से बनी झाड़ू लेकर उस चूहों पर टूट पड़ते थे तथा उन्हें मार मार कर ढेर सारा घर लाते। मैं भी अन्य बच्चों के साथ टीन की बाल्टी और झाड़ू लेकर जाता और झाड़ू से चूहों को मार मार कर बाल्टी भर जाने पर उन्हें घर लाता। इन चूहों को पहले घर की लोग रहट्ठा यानी अरहर का डंठल जलाकर उस पर खूब सेकते। इस तरह चूहों के बाल बिल्कुल जल जाते। उसके बाद उन्हें साफ करके बोटी बोटी काट दिया जाता, फिर मसाला डालकर उसका मांस पकाकर खाया जाता था। इस तरह के मैदानी चूहों का मांस बहुत स्वादिष्ट होता था। उन बरसाती कड़की के दिनों में इस प्रकार के चूहे जब तक उपलब्ध रहते सभी दलित दाल सब्जी के बदले उन्हीं से गुजारा करते थे। बरसाती मछलियां भी उस गरीबी में बड़ी राहत पहुंचाती थी, किंतु वे कुछ देर से नदी नालों में उपलब्ध होती थी। जहां तक चूहों का सवाल है, वे जौ और गेहूं की बलियां अक्सर काट कर खेतों में ही अपनी गहरी गहरी बिलों में ढेर सारा जमा कर लेते थे। गांव के मेरे जैसे बच्चे उन बिलों को खोद कर उनसे बालियां निकाल लेते थे। एक एक बिल से
एक से लेकर 2 किलो तक अनाज निकल जाता था। चूहे के बिल से निकली हुई बालियों को मुश्किल कहा जाता था। इन्हें बेचकर हम लोग कौड़ियाँ खरीद कर जिप भी एक तरह का जुआ खेलते थे। इमली का चिया भी खरीदते थे, जो जुआ के ही काम आता था। बरसात में एक बड़ी समस्या यह उत्पन्न होती थी कि लगातार पानी बरसते रहने से सबकी झोपड़ियों या खपरैल के घरों की बड़ेड़ों या छज्जों से अनेक जगहों पर पानी चूने लगता था। रात भर लोग एक पतीली या पतीला इधर तो उधर कहीं लोटा किसी तरह तो कोई थाली कहीं और रख कर टपकते हुए पानी को भर भर कर घरों से बाहर फेंकते रहते थे। प्रकृति की यह करतूत उस गरीबी में भिगो भिगो कर मारती थी। यह सब बड़ा बुरा तथा उबाऊ लगता था। लोग दिन के समय अपने घरों के ऊपर चढ़कर कोई थपुआ इधर सरकाते रात भर लोग एक पतीली या पतीला इधर तो उधर दूसरा उधर कहीं लोटा किसी तरह तो कोई थाली कहीं और रखकर टपकते हुए पानी को भरकर घरों से बाहर फेंकते रहते थे। प्रकृति की यह करतूत उस गरीबी में भिगो भिगो कर मारती थी। यह सब बड़ा बुरा लगता था, उबाऊ लगता था। लोग दिन के समय अपने घरों के ऊपर चढ़कर कोई थपुआ इधर सरकाता तो कोई उधर। फिर भी टपकने की समस्या पूर्ण रूप से दूर करना बड़ा मुश्किल हो जाता था। जाड़े के दिनों में खाने पीने के मामले में धान की फसल और गन्ना तैयार होने में काफ़ी हितकारी होते थे, किंतु रातें बड़ी कष्टदायी होती थी। हमारा संयुक्त परिवार बहुत बड़ा था, किंतु घर में एक भी रजाई या कंबल नहीं था। वैसे भी घर में कपड़ों की कमी और हमेशा रहती थी। मेरे पिताजी पूरी धोती कभी नहीं पहनते थे। वे एक ही धोती के 2 टुकड़े करके बारी बारी से पहनते थे। उठने का कोई इंतजाम ना होने के गांव के लगभग सारे दलित रात भर ठिठुरते रहते थे। हमारे घर में सोने के लिए जाड़े के दिनों में घर की फर्श पर धान का पोरा अर्थात पुआल बिछा रहता था। उस पर कोई लेवा या गुदड़ी बिछाकर हम धोती ओढ़ कर सो जाते थे। इसके बाद मेरे पिताजी पुनः ढेर सारा पुआल हम लोगों के ऊपर फैला देते थे, फिर स्वयं सोकर अपने ऊपर भी वैसा ही कर लेते थे। जाड़े में ऐसी दुर्दशा पर सवेरा होते ही दलित बच्चे धूप में बैठकर गाते, अर्जुन भीम नकुल सहदेव ओढ़त लुंगरी विधवत लेवा। जाड़ा भागने के लिए हम सभी बच्चे एक और गाना गाते थे, दऊ दऊ घम करा सुगवा सलाम करा तोहरे बलकवन के जड़वत ह। इस तरह हमारे जाड़े की रातें कट जाती थी। वे दिन आज भी जब याद आते हैं तो मुझे लगता है कि मुर्दों सा लेटे हुए हमारे नीचे पुआल, ऊपर भी पुआल और बीच में कफन ओढ़े हम सो नहीं रहे हैं, बल्कि रात भर अपनी अपनी चिताओं के जलने का इंतजार कर रहे हों। चाहे जो भी हो, उन दारुण दिनों में भी ग्रामीण जीवन के हर अंग में व्याप्त संगीत या ध्वनि, चाहे वह उस हिंगुवारे या पटहारे या चुड़हारे की हो, या फिर उन जोगी बाबाओं की सारंगी या तुकबंदियों की, या कि उस तुरमची बंगिया डोम की युद्धोन्मादी सिंघे की, इन सबके सहारे हंसते हुए दरिद्रता की धज्जियाँ उड़ाने में हमें बड़ी राहत की अनुभूति होती थी। इसी दौरान हमारे घर वालों की उस युगांतकारी मनोकामनाओं के साकार होने का अवसर जब प्रस्तुत हुआ, जब खाकी टोपी और वर्दी पहने, घुंघरू में लिपटे, भाले वाले लाठी को जमीन पर पटकते हुए अंग्रेजों के जमाने वाला डाकिया चिरैया कोट थाने से विभिन्न गांवों की डाक लेकर हमारे दलित बस्ती में बड़े रुतबे के साथ दाखिल हुआ, उसे देखकर बच्चे अक्सर पुलिस समझ डर के मारे घर में छिप जाते थे। उस दिन वह हमेशा की तरह जोर की हाँक लगाते हुए चिल्लाया, सुभगिया कौन है, चिट्ठिया आई है। दलित बस्ती की चिट्ठी किसी की भी हो, वह हमेशा चौधरी का घर होने के नाते हमारे घर उन्हें रह कर चला जाता था। किसकी चिट्ठी आई थी? तो सुभगिया की चिट्ठी आई थी। पॉइंट टू नोट, मेरे वही अति गुस्सैल नग्गर चाचा ने उस चिट्ठी को सुभगिया के घर ले जाने के लिए कहने से पहले मुझसे कहा, तनी पढ़ के देखा तरे, पढ़ सकत हुए कि ना। यह कहकर सन 1957 की जाड़े की ही
जाड़े की ही है। जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ रहा था, मैंने धीरे धीरे पोस्ट कार्ड पर लिखी आधी आधी चिट्ठी पढ़ दी। यह पहला अवसर था जब वे मुझसे बेहद प्रसन्न होकर मेरा हाथ पकड़े और स्वयं सुभज्ञा के घर की तरफ चल दिए। रास्ते में जो भी मिलता उससे वे बोल पड़े, हई अब चिट्ठिया पढ़ ले हो। सुभज्ञा हमारे बस्ती में रहने वाले जलंधर नामक बूढ़े दलित की जवान बेटी थे। तो सुभज्ञा के पिता का नाम क्या था? जलंधर था। पॉइंट नोट। वह बड़ी सुंदर थी। कुछ माह पूर्व उसका गौना विश्राम नामक एक ऐसे युवक के साथ हुआ था। तो सुभज्ञा के पति का नाम क्या था? तो विश्राम था। पॉइंट नोट। जो कलकत्ता के सियालदह स्टेशन के आसपास घोड़े की तरह खींचने वाला ठेला रिक्शा खींचता था। इस ठेले को बंगाल में ताना रिक्शा कहते हैं। वह इधर से उधर टाना रिक्शा में यात्री को बैठाकर दौड़ते हुए गंतव्य स्थल पर पहुंचाया करता था। आज हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी हम इसका अगला पार्ट कल डालेंगे। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक्स।